हाय फ्रेंड्स। एक अच्छा और समझदार इन्वेस्टर दोस्तों वो होता है जो फ्यूचर के ट्रेंड्स को देख के करंट प्राइस के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और यकीन मानिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे दोस्तों ले लीजिए इंडियन एविएशन सेक्टर और इंडियन रेलवे सेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं 2030 में इन दोनों सेक्टर्स की कंपनीज में से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देने वाली है और किस में पोटेंशियल ज्यादा है, तो दोस्तों क्या जवाब होगा आपका? इसी जवाब को आज तलाशेंगे इस वीडियो में और कंपेयर करेंगे इस इंडस्ट्री की, दोनों इंडस्ट्रीज की टॉप कंपनीज को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। मैं सागर शर्मा सागरनोमिक्स पे आपका स्वागत करता हूं और इस नई जानकारी के साथ में आज आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भविष्य के लिए कुछ क्लूज भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना अभी जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आपके लिए रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी दो कंपनीज हैं जिनके हम कंपेयर करने वाले हैं। तो इनमें दोस्तों पहली जो कंपनी है वो है IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और दूसरी है एविएशन की कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस जिसको आप जानते हैं। अब पहली चीज, इनमें दोनों में मैं कंपैरिजन करूं उससे पहले ना आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज ध्यान से सुनिए। अभी अगर आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट का ना पूरा का पूरा फोकस रेलवे को प्रमोट करने में लगा हुआ है। क्या आपने इंडियन गवर्नमेंट से कभी यह सुना है कि हम एयरलाइंस को भी इतनी तेजी से प्रमोट करना चाहते हैं? उसका कारण क्या है? अब आप और मैं तो काफी समय से मित्र हैं, तो अब तो आप बहुत समझदार हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता भी हैं। तो दोस्तों मुझे लिख के बताइए कमेंट में, वीडियो को रोकिए, कमेंट में लिख के बताइए कि वो क्या कारण है कि इंडियन रेलवेज को प्रमोट ज्यादा किया जा रहा है। चलिए अब आपने लिख लिया, अब मैं आपसे जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे शेयर करता हूं। पहली चीज, रेलवेज अफोर्डेबल है, सस्ता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं हम लोग। लेकिन क्या नहीं जानते वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो इसका फ्यूल का यानी कि पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट बिल है उसको तेजी से कम करना चाहती है, क्योंकि हमारी निर्भरता गल्फ कंट्रीज पर है। यानी हमें जो ईरान, इराक, सीरिया, यमन, कतर और वो उधर वाली जितनी भी कंट्रीज है, देश है, वहां से हमें पेट्रोलियम लाना पड़ता है और मजबूरी में हमें रशिया से पेट्रोल खरीदना पड़ता है, कभी वेनेजुएला से, कभी किसी और जगह से। और ये जितने देश हैं ये सारे मनमाने ढंग से ना प्राइसेस को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमें ये चाहिए ही नहीं। अब इसका रेलवे से क्या ताल्लुक है? अब ये बताइए मुझे दोस्तों कि क्या ट्रेन जो है उसको अपग्रेड कर दिया जाए तो पेट्रोल और डीजल की बजाय ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जा सकता है? यस और नो? बिल्कुल चलाया जा सकता है। तो अगर वो चली तो कितना सारा इंपोर्ट बिल बच जाएगा। दूसरी चीज, क्या प्लेन्स को, एयरप्लेन्स को, हवाई जहाज को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जा सकता है? नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंपोर्ट बिल कम करें तो ट्रेन को बढ़ावा दें। पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज जो है वो ये है कि दोस्तों जब भी हम इंडिया की किसी भी एयरलाइन को देखें तो वो प्लेन्स जब खरीदती है, देखो इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो प्लेन्स बनाती हो कमर्शियल लेवल पे, तो बाहर से हमें प्लेन खरीदने पड़ते हैं। कौन से? या तो बोइंग से खरीदते हैं या एयरबस से खरीदते हैं, ठीक है। और ये दोनों कंपनियां इंडिया की नहीं है, यानी प्लेन खरीदने के लिए हमें पूरा का पूरा पैसा इंडिया से बाहर भेजना पड़ता है। और आपने प्रधानमंत्री जी की अगर बात सुनी हो कुछ दिनों पहले, तो वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, वेड इन इंडिया, मतलब भारत में ही बनाओ, इवन शादियां भी भारत में ही करो, डेस्टिनेशन वेडिंग के चक्कर में बाहर मत जाओ, क्योंकि हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। तो वो ये क्यों चाहेंगे कि प्लेन्स खरीदने में या पेट्रोलियम खरीदने में हमारा पैसा बाहर जाए? इसलिए थर्ड चीज ये है कि प्लेन्स की जगह पे जो ट्रेन के कंपोनेंट कंपार्टमेंट्स हैं, ट्रेन के इंजन है, उसके डब्बे हैं, वो सब हमारे इंडिया में ही बनते हैं, इसलिए हमारे यहां पर पैसा हमारे यहां यूज होगा। नेक्स्ट चीज, इंडिया चाहती है कि टूरिज्म को, डोमेस्टिक टूरिज्म को बल दिया जाए, जिससे कि यहां के जो लोकल लोग हैं उनको फायदा हो। अब आप ये बताइए कि अगर मुझे दिल्ली से और जगन्नाथपुरी जाना है तो मैं प्लेन लूंगा और यहां से बैठा और वहां पे डायरेक्टली उतर गया, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पर अगर मैं ट्रेन से जाता हूं तो रास्ते में 4-5 जगह और भी तो आती है, तो हो सकता है एक रात में, हो सकता है मिडवे में कहीं पर बिताऊं और आगे कहीं किसी एक दिन और कहीं पे ट्रेवल कर लूं, तो टूरिज्म को ओवरऑल फायदा होगा अगर
डोमेस्टिक लेवल पे ट्रेन्स को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों ये एनालिसिस है और आपको इसी तरह से सोचने से एक इन्वेस्टर के तौर पे फायदा होगा। आगे बढ़ के देखते हैं दोनों कंपनीज को कंपेयर करके। यहां देखिए, अगर इन दोनों को कंपेयर करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए दोनों कंपनीज में अगर साइज में देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से आईआरसीटीसी से लगभग डबल साइज की कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन। दूसरा, करंट प्राइस जो है वो इसकी 868 है और इसकी 2800 रुपए के आसपास में है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो उस हिसाब से आईआरसीटीसी महंगी है एज कंपेयर टू एविएशन की इंडिगो को के। लेकिन उसका एक कारण भी हो सकता है दोस्तों कि ये क्योंकि प्राइस कम है, क्योंकि अर्निंग्स और ग्रोथ दोनों ही इतनी नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डाउन है। जबकि यहां पर पॉजिटिव आउटलुक और काफी न्यूज की वजह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अब देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहां एक ट्रेन बनाने वाली, ट्रेन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी आईआरसीटीसी बेसिकली ट्रेन्स में, हालांकि ये होटल्स, फ्लाइट्स और पता नहीं क्या टूरिज्म पैकेज वैकेज सब देते हैं, बट मेजरली इनका काम ट्रेन से रिलेटेड है। ये टिकट छापने वाली कंपनी है और इसने 0.68% डिविडेंड यील्ड दिया है। लेकिन क्या इंडिगो ने दिया? नहीं दिया। साथ में अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो पैसा कोई लगाता है इन्वेस्टर, उसको कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं, तो यहां आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी ने दिया 59 और इसने कितना दिया इंडिगो ने 6.90। तो आप साफ देख रहे हैं कि मुनाफा कमा के कौन दे रही है? ये कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहां 45 है और यहां तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है। आगे बात करें, देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो की, यानी डिविडेंड जो देती है कंपनी, वो यहां पर आईआरसीटीसी ने 43.7% डिविडेंड पे आउट है। यानी कंपनी ने अगर 100 रुपए मुनाफा कमाया है तो उसमें से 43 रुपए 70 पैसे अपने शेयर होल्डर्स को एक सम्मान के रूप में डिविडेंड के तौर पे दिया है कि भाई आप भी हमारे प्रॉफिट का हिस्सा हो, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया इसलिए हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरी कंपनी में नजर डालें इंटरग्लोब एविएशन पे, तो उसने डिविडेंड दिया है 0। सेल्स की बात करें तो सेल्स में दोनों में ही ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पर है और यहां पर कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही, प्रॉफिट का कोई फिगर ही नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो वो भी फिगर यहां मिसिंग है। अब कई बार क्या होता है कि ये फिगर मिसिंग इसलिए होते हैं क्योंकि देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि फिगर मिसिंग ही हो। भाई आपने कहा कि ईपीएस, तो अर्निंग पर शेयर जो है ना, वो मान लीजिए कि यहां कुछ नजर आ रहा हो, यहां कुछ नजर नहीं आ रहा हो, तो ये क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब है कि अर्निंग यानी कि प्रॉफिट पर शेयर, तो जब किसी कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो वो कहां से दिखाएगी, इसलिए कई बार ये इसमें नहीं होते हैं। अगर आप पैग रेशियो की बात करें तो आप देखेंगे 1.85 है। अगेन यहां पर अर्निंग्स की ग्रोथ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। और बाकी सारे नंबर्स में देखें दोस्तों, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको बेटर तौर पे नजर आएगी और वो आएगी ये आईआरसीटीसी। यहां पर दोस्तों एक नंबर नजर इस पे भी डालिए और वो ये है DWC। ये होता है डेट टू वर्किंग कैपिटल और ये बताता है कि कर्जे के मुकाबले में वर्किंग कैपिटल यानी नेट करंट एसेट्स, यानी मैं कहूंगा कि कैश पैसा मान लो आप, तो ऐसे वो किसके पास ज्यादा है। तो ये नंबर जितना छोटा होता है ना उतना अच्छा होता है। तो आप ये देखेंगे इसका 0.07 है और इसका 32.6 है, तो जाहिर सी तौर पर ये अच्छी शेप में नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी जो है वो मच बेटर कंडीशन में है एज कंपेयर टू इंडिगो। और यही वजह है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि अब ना एयरलाइंस को बंद नहीं करेंगे, लेकिन उतना बढ़ावा नहीं देंगे जितने की ट्रेन्स को देंगे। और इसी वजह से आने वाले समय में हो सकता है आपको रेलवे स्टॉक्स में जो रैली चलती आ रही है वो कंटिन्यू होती हुई भी नजर आए। छोटे मोटे करेक्शन देखो आते रहते हैं और वो आने भी चाहिए, क्योंकि उसी से एक हेल्दी ट्रेंड बनता है। अगर कोई कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है तो दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो बहुत तेजी से गिरती है। इससे अच्छा है कि एक हेल्दी ट्रेंड चले कि 4 सेशन में कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है, 5वें सेशन में थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर 6ठे सेशन से वापस से ऊपर जा रहा है, फिर 7-8 सेशन बाद में फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ। ये एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड की निशानी होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मैंने रखा है एक रेलवेज के बारे में आपको इंडस्ट्री के तौर पे देखने के लिए। आपको हो सकता है इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, मुझसे सवाल जरूर पूछिए, मैं बेस्ट कोशिश करूंगा आंसर देने की। पढ़ता सबको हूं लेकिन दोस्तों समय के कारण सबको आंसर देना कई बार नहीं हो पाता है।
उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। साथ में दोस्तों आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए उसके बारे में मुझे बताइए। मैं जैसे जैसे समय मिलता है सबके लिए वीडियोस तो नहीं बना सकता, लेकिन जिस पॉइंट पर जिस कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे मिलेंगे मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा आने वाले दिनों में। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को ऑन करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों से शेयर करने के लिए हृदय की गहराई से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।